जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। जी हाँ दोस्तों, आज जिस जिस राज्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अति विशिष्ट राज्य है। जी हाँ, अति विशिष्ट राज्य है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये धरती है बुद्ध धर्म की, भगवान महावीर के कर्म की। ये धरती है चाणक्य की नीति की, अशोक के पराक्रम की। ये भूमि है बाहुबलियों की। ये भूमि है भारतीय संस्कृति की कलियों की। ये है भारत के गले का हार। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार। जी हाँ, बिहार। और इस इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना विशेष, कितना विशिष्ट राज्य आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं, अगर आप भारत को समझना चाहते हैं, यदि आप पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो बिना बिहार के ये संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी यात्रा भारत के हार की, हमारे बिहार की। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि बिहार का गठन, जी हां, बिहार का गठन कब किया गया? बिहार का गठन किया गया 22 मार्च 1912 को। जी हां, 22 मार्च 1912 को। और क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं बिहार। जी हां, इसकी राजधानी है पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक। इसकी सीमाएं अगर बात की जाए तो ध्यान रखिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। जी हां, नेपाल के साथ 726 किलोमीटर की सीमा बिहार बनाता है। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीन अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो एक देश है जो इसके उत्तर में है, जिससे 726 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसका नाम नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश है। और बाकी अपने तीन राज्यों के साथ, भारत के तीन राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है, जो हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसकी राजभाषा हिंदी है। जी हाँ, यहाँ हिंदी बोली जाती है, आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है। तो अगर हम इसे मैप में देखें तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल उत्तर में लगा हुआ है, यहां से किशनगंज से लेके और पश्चिम चंपारण तक जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है। उसके बाद अगर देखें तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से ये घिरा हुआ है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से ये घिरा हुआ है। और उसके बाद अगर पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो झारखंड से लगा हुआ है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन एसएससी में अक्सर कर ऐसे पूछे जाते हैं, राज्य परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बात की जाए बिहार की, तो इसके नाम की, कि इसका नाम क्यों बिहार पड़ गया, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की, विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। इसलिए बिहार को अक्सर मठों की भूमि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि भाई द लैंड ऑफ मोनेस्ट्री या मठों की भूमि किसे कहा जाता है? हमारे बिहार को कहा जाता है। जी हाँ, इसका नाम भी इसी वजह से पड़ा, इसलिए हमने आपको बताया था कि ये भूमि है बौद्ध धर्म की। जी हाँ, बौद्ध धर्म, भगवान महावीर ने अपने उपदेश, अपना जीवन का एक बहुत बड़ा समय यहाँ पर गुजारा है, और इसी वजह से इसे बिहारों की भूमि, विहार, विहार मतलब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बिहारों की भूमि कहा गया। आखिर में इसका नाम बिहार पड़ गया, इसे आप ध्यान रखें। बिहार वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया, जहां भिक्षुओं ने ध्यान लगाया। ईसा पूर्व 6वीं सदी में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसके उसके बाद ये हजारों भिक्षुओं की भूमि बनी, और इसी वजह से इसका नाम बन गया बिहार। जी हाँ, इसका नाम बना बिहार। और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए भारत के किस राज्य को मठों की भूमि कहा जाता है? तो भाई मठों की भूमि हमारा बिहार है। अब आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद है भिक्षुओं के रहने और साधना करने के स्थान को बिहार कहा जाता है। संस्कृत में बिहार का अर्थ मठ या आश्रम होता है। ठीक। उसके बाद है बिहार धीरे धीरे बिहार में बदल गया। मुगल काल और बाद में अंग्रेजों ने भी इसी नाम को अपना लिया। प्राचीन काल में मगध के नाम से प्रसिद्ध यह महात्मा बुद्ध और जैन तीन तीर्थंकरों की कर्म भूमि रहा है। यह राज्य स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभा चुका है। इसलिए तो हमने आपको बताया कि भाई ये है धरती पराक्रम की, चाहे वो अशोक का हो या क्रांतिकारियों का हो, पराक्रम की भूमि है। इसे आप ध्यान रखेंगे। पुराना इसका नाम मगध रहा है, और भाई मगध साम्राज्य के बारे में
कौन नहीं जानता। जी हाँ, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। बात की जाए, यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख केंद्र था जहां मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक और गुप्त राजवंश ने शासन किया। नालंदा, ओदनपुरी और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र रहे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ ध्यान रखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय रहा है जो भारत में आज भी स्थित है। जी हाँ, बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था, इसे तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जो ऊर्जा इससे मिली, आज वो फिर से उसी रूप में खड़ा हुआ है। तो हम ध्यान रखते हैं, ये नालंदा के जो खंडर हैं वो हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इसे ध्यान रखें। नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और प्राचीन काल में से ज्ञान का भंडार माना जाता है। जी, क्या माना जाता है? ज्ञान का भंडार माना जाता है। उसके बाद यहां जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार कृषि प्रधान राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से यह 38202 वर्ग मील, मतलब 38,202 वर्ग मील का है और के साथ 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जी हां, 12वां, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, राज्य की राजधानी बात करें तो पटना है। प्राचीन समय में इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार ये पूछा जाता है पाटलिपुत्र, पुष्पपुर कि ये कहाँ के नाम रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही, ये हमारे पटना के ही नाम रहे हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका राज्य पुष्प है कचनार। जी हाँ, क्या है? कचनार इसका राज्य पुष्प है। इसका राज्य जो पक्षी है वो है गौरैया, जिसे पासेर डोमेस्टिक्स कहा जाता है। उसके बाद स्टेट एनिमल की बात की जाए तो भाई स्टेट एनिमल है इंडियन बाइसन या गौर, जिसे भारतीय बाइसन या गौर जिसे हम कहते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ के वृक्ष की बात की जाए तो पीपल है, फाइकस रेलिजियो ओसा जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक जो इसका नाम है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है प्रशासन की बात की जाए तो यहां पर हम ध्यान रखें कि जो प्रशासन है उसमें अगर हम यहाँ की विधानसभा की सीटों की बात करें तो भाई अभी चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा 243 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुए थे विधानसभा में। अगर बात की जाए विधान परिषद की तो ये भारत के उन 6 राज्यों में से है जिनमें विधान परिषद भी है, तो 75 सीटें इसमें विधान परिषद की हैं। उसके बाद राज्यसभा, तो 16 सीटें राज्यसभा में भेजते हैं बिहारी, और उसके बाद 40 सांसद मतलब लोकसभा के सदस्य हमारे बिहार से ही आती हैं। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो पटना उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। आप देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय को। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, आपको इन्हें अच्छे से नोट करना है, इनके क्रिस्प नोट्स बनाने हैं और उसके बाद फिर आपको पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है। इसके पहले गवर्नर की बात की जाए, अगर पहले गवर्नर देखे जाए तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट गवर्नर थे वो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, पहले गवर्नर जो थे। उसके बाद वर्तमान के जो गवर्नर हैं वो हैं हमारे राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, जिन्हें हम कहते हैं राजेंद्र अर्लेकर। उसके बाद सबसे ज्यादा समय तक यहाँ के जो गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, वो हैं डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई। जी हाँ, डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई, जो 10 वर्ष 230 दिनों तक यहाँ के गवर्नर भी रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। बात रही फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा जी रहे हैं। जी हां, कृष्णा सिन्हा जी जो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में नीतीश कुमार जी जो हैं वो यहाँ के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और सबसे ज्यादा बार, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले 18 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, ये कौन है? ये हैं हमारे कौन? नीतीश कुमार जी, जिनके बारे में हम कई बातें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बिहार चुनाव के बाद तो एकदम से जो लाइमलाइट में ही आ गए थे, ऐसे आप ध्यान रखें। उसके बाद हैं मुख्य सचिव श्री
प्रत्यय अमृत जी, जो मुख्य सचिव हैं वो प्रत्यय अमृत जी हैं। उसके बाद डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है यहाँ के, वो हैं विनय कुमार जी। जी हाँ, विनय कुमार, आईपीएस विनय कुमार यहाँ के इस समय डीजीपी हैं, वो कानून व्यवस्था यहाँ की संभाल रहे हैं। और जो प्रशासन के मुखिया हैं वो हैं श्री प्रत्यय अमृत जी। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद फिर बात की जाए राज्य नृत्य की, तो राज्य नृत्य जो है वो जाट जतिन है, जो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो जाट जटिन जो नृत्य है उसी को यहाँ का राज्य नृत्य भी माना जाता है। उसके बाद है अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में झिंझिया, झिंझियान, विदेशिया, डोमकच और जुमारी शामिल हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, हर हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, हर पॉइंट आपको नंबर बढ़वाने वाला है, तो इसलिए आप इन्हें नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इन्हें रिवीजन पे रखिए हमेशा। उसके बाद है राजकीय पोशाक। तो भाई बिहार की पारंपरिक पोशाक आपको दिख सकती है कि यहाँ पर महिलाएं पहनेंगी साड़ियां, विशेषकर रूप से बगलपुर से टसर सिल्क। जी हाँ, बगलपुर की टसर सिल्क जो है वो काफी फेमस है, क्वेश्चन कई बार बनता है इससे। ठीक है, और जो सीधा आंचल में पहनी जाती हैं, सीधे आंचल की साड़ियां जो हैं उन्हें पहना जाता है। उसके बाद जबकि पुरुष जो हैं वो आमतौर पर धोती कुर्ता पहनते हैं, आप ध्यान रखेंगे धोती कुर्ता। ठीक, ट्रेडिशनल फूड, तो भाई लिट्टी चोखा। जी हाँ, क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये, लिट्टी चोखा कहाँ का पारंपरिक भोजन है, तो आप ध्यान रखेंगे लिट्टी चोखा बिहार का भोजन है। और जब से इंस्टाग्राम की रील फूड ब्लॉगर्स आए हैं तो आपने देखा होगा लिट्टी चोखा पूरे भारत में फैल गया है, तो आप ध्यान रखेंगे लिट्टी चोखा। उसके बाद और पारंपरिक भोजन जो है उसमें घुगनी है, झालमुरी है, ये स्नैक्स हैं। जी हाँ, स्नैक्स हैं, जैसे हम भेलपुरी खाते हैं वैसे ही झालमुरी है। उसके बाद मखाना खीर और खाजा जैसे मीठे व्यंजन है। जी हाँ, आप ध्यान रख सकते हैं मखाना खीर और खाजा। उसके बाद दाल पिट्ठी और सत्तू पराठा जैसे मुख्य व्यंजन बिहार में काफी ज्यादा शौक से पसंद से खाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ का त्योहार। तो भाई ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है छठ पूजा को लेके, तो ध्यान रखेंगे यहाँ का जो त्योहार है वो छठ पूजा है। सूर्य पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। छठ, दिवाली के बाद एक त्योहार है छठ, जो उत्तर भारत में अब तो एक तरह से देखा जाए बिहार का मुख्य त्योहार है, लेकिन पूरे भारत में इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इस समय कई लोग जो बिहार से बिलोंग नहीं करते वो भी छठ पूजा करते हैं। ठीक, इसे ध्यान रखें। उसके बाद सोनपुर मेला, एक और विशेष बात, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक, के साथ साथ मेले का मुख्य आकर्षण पशुओं का व्यापार है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त तो बड़े पैमाने पर होती है। सबसे बड़ा मेला है पशुओं का, कौन सा मेला? जी हाँ, कौन सा मेला है? वो है सोनपुर का मेला। और विशाल भारतीय हाथी जो यहाँ पर पाए जाते हैं ये काफी ज्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाइए। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी और के पास नहीं मिलेंगे, बस आप इसे अच्छे से याद कीजिए और देखिए क्या धमाका आप एग्जाम में करने वाले हैं। ठीक, तो इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है धर्म की बात की जाए तो भाई यहाँ पर हिंदू समुदाय सबसे बड़े मेजोरिटी में है। और उसके बाद दूसरा नंबर है इस्लाम धर्म का, जो 16.87% है। ठीक, उसके बाद जनजातियों की बात की जाए तो संथाल, औराव, कुरुक, ठीक है, औराव कुरुक जिन्हें बोला जाता है, खरवार, मुंडा और थारू जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जनजाति, संथाल, औराव जिन्हें कुरुक भी कहा जाता है, खरवार, मुंडा और थारू जनजाति जो है वो यहाँ पर निवास करती हैं। उसके बाद है यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। जी हाँ, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। बिहार के मंदिरों से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे बुद्धिस्ट टेम्पल की बात की जाए। हमने आपसे बोला था भाई बुद्ध धर्म की भूमि है, ये धरा है, तो इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, बोध गया, तो महाबोधि मंदिर बोध गया, ठीक है, विश्व विरासत स्थल है, यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा जब हम आपको बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो इसके बारे में एक बहुत डिटेल बातें आपको बताएंगे, तो इसे आप ध्यान रखें। महाबोधि टेम्पल इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाबोधि मंदिर, जो कि है बोध गया में, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची है ये। चलिए, उसके बाद फिर
केसरिया स्तूप। जी हाँ, क्या है? केसरिया स्तूप है। अब केसरिया स्तूप क्या है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप एक विशाल ईंटों के टीले पर बना एक मजबूत ईंटों के बुर्ज से सुसज्जित है। यह देश का सबसे ऊंचा स्तूप है, जिसकी आधार से ऊंचाई लगभग 104 फीट है। कितनी है? 104 फीट इसकी ऊंचाई है। आप ध्यान रखेंगे, केसरिया स्तूप आप देख सकते हैं 104 फुट। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पूर्वी चंपारण जो जिला है वहां पर यह स्थित है। केसरिया स्तूप का क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया है आपसे। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि नोट कीजिए इन्हें, इनके नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप वैसे भी नहीं भूलेंगे। बस एक बार जैसे ही आप अपने नोट्स देखेंगे आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। उसके बाद है जैन मंदिर की बात की जाए तो भाई हमने आपको बताया था ये है भगवान महावीर के कर्म भूमि है ये। तो यहाँ पर जल मंदिर है, पावापुरी में है। कहाँ पर है? पावापुरी में जल मंदिर। और ये कमलों से भरे तालाब में, जी हाँ, तालाब में कमल ही कमल है। तालाब के बीच में स्थित एक सुंदर जैन मंदिर है। यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मोक्ष लिया था। जी हाँ, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था, यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। और इसी वजह से हमने आपको बताया था कि भगवान महावीर की कर्म भूमि है। भगवान महावीर ने यहाँ पर बहुत सारे उपदेश दिए हैं। भगवान महावीर ने दुनिया को बदला है, जो वो बिहार से ही बदला है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदू मंदिर। तो हिंदू मंदिर में मुंडेश्वरी देवी मंदिर है जो कैमूर में आता है। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर शिव और शक्ति को समर्पित है। जी हाँ, किसको समर्पित है? शिव और शक्ति को समर्पित है। नागर शैली की वास्तुकला वाला यह मंदिर दुनिया के सबसे पुराने कार्यरत हिंदू मंदिरों में से एक है। जी हाँ, कार्यरत, जो अभी भी हैं, अभी भी इस समाज का हिस्सा है। तो कार्यरत हिंदू मंदिर ये है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। ठीक, नेक्स्ट है विष्णुपद टेम्पल। जी हाँ, विष्णुपद जो मंदिर है गया में। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, यहाँ हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जी हाँ, हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। इसी वजह से इसे विष्णुपद मंदिर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है पाटन देवी। तो पाटन देवी मंदिर जो है ये कहा जाता है कि भाई पटना का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है, इसलिए वो पाटन देवी हैं। तो देवी पटनेश्वरी को समर्पित एक प्राचीन शक्तिपीठ है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने ही शहर को अपना नाम दिया। तो देवी पटनेश्वरी, जिनकी वजह से पाटन देवी मंदिर पटना कहला गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर है मां तारा चंडी मंदिर, सासाराम में एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। जी हाँ, सासाराम बिहार। आपने कई बार स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि माँ तारा चंडी मंदिर सासाराम में एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। आपको दिख रहे हैं, विष्णुपद मंदिर दिख रहा है, आपको पाटन देवी मंदिर दिख रहा है, आपको माँ तारा चंडी मंदिर दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मंगला गौरी मंदिर। जी हाँ, मंगला गौरी मंदिर। तो इस पर हम ध्यान रखेंगे। मंगला गौरी मंदिर में ये गया में एक और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उसके बाद है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर क्या है? एक तरह से सोमेश्वर किला, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, उसे सोमेश्वर फोर्ट बोला जाता है। सोमेश्वर किला 879.4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहां ध्यान रखेंगे, यह शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा है, जो पश्चिम चंपारण जिले के सोमेश्वर पहाड़ियों पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी बिहार की सोमेश्वर किला और शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है, जो पश्चिमी चंपारण में है। किसमें है? पश्चिमी चंपारण में है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है फिर झील। जी हाँ, बड़ी विशेष झील, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सबो झील। जी हाँ, सांड या बैल के कुबड़ के आकार की झील, उसी को ऑक्सबो झील बोला जाता है। जब नदी घुमाव लेती है इस तरीके से
और अपना जल एक जगह स्टोर करती है और बाकी धारा लेके आगे निकल जाती है। तो जो बीच का भाग है उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सबो झील। जी हाँ, ज्योग्राफी में काफी झीलों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑक्सबो झील भी आती है। तो ध्यान रखेंगे, झील या आर्द्र भूमि बेगूसराय में स्थित कंवर झील। जी हाँ, कौन सी झील? कंवर झील या कंवरताल आर्द्र भूमि बिहार की सबसे प्रमुख झील है। ठीक, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कहा जाता है। ऑक्सबो क्या होता है बताया हमने आपको, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सबो झील कहा जाता है। राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। रामसर साइट के बारे में हमने एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी। आप चाहेंगे आप सिलेक्शन नाम पर देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, बिहार की पहली रामसर साइट और एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो मीठे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ, कंवर झील, कंवरताल कंवर झील है। ये ध्यान रखें। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो मिलेगा आपको सिलेक्शन धाम पर वो कहीं और नहीं मिलेगा। उसके बाद है बर्ड सेंचुरी। तो बर्ड सेंचुरी के लिए क्या है? तो भाई पक्षी अभ्यारण्य जो हैं वो, तो बिहार में दो प्राथमिक रूप से नामित पक्षी अभ्यारण्य है। दो प्राथमिक रूप से नामित पक्षी अभ्यारण्य है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य भी है, नागी बांध। ठीक, उसके बाद नकती बांध पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों स्थल जमुई जिले में है। कहां पर है? जमुई जिले में है दोनों। और रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे, आप यहां पर देख पा रहे होंगे पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पर पक्षियों को रिजर्व किया गया है, यहाँ पे पक्षियों को संभाला गया है कि भाई उनकी प्रजाति बची रहे और आने वाली जनरेशन उनके बारे में जान सके, पहचान सके। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है रामसर साइट। तो भाई यहाँ पर कौन कौन सी रामसर साइट है? तो इसे हम ध्यान रखेंगे। रामसर साइट में कांवरताल, जो हमने आपको बताया कांवरताल, कांवरताल झील जो है बेगूसराय। उसके बाद है नागी पक्षी अभ्यारण्य जो हमने अभी आपको बताया। उसके बाद है नकती पक्षी अभ्यारण्य जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद है गोकुल जलाशय, ठीक है, बक्सर में। उसके बाद उदयपुर झील है जो पश्चिम चंपारण में। जी हाँ, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद है फिर गोगाबिल झील, कटिहार में है। ठीक है, छठे स्थल के रूप में नामांकित की गई है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे गोगाबिल झील, क्योंकि बन जाएगा कि बताइए सबसे नया रामसर साइट कौन सा है, रामसर स्थल कौन सा है बिहार का? तो ध्यान रखेंगे गोगाबिल झील। कौन सा? गोगाबिल झील है। उसके बाद रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या के मामले में यह राज्य भारत में तीसरे स्थान पर है। कहां पर है? तीसरे स्थान पर है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो भाई जब ये तीसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? ये भी तो क्वेश्चन बन गया। अब जब क्वेश्चन आ गया है तो फिर क्यों ना उसे पढ़ लिया जाए। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु जो है वो 20 स्थलों के साथ सबसे ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश 10 स्थलों के साथ दूसरे नंबर पर है। और फिर हैं ऐसे तीन राज्य जो 6-6 के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो उड़ीसा, पंजाब और बिहार, इनमें 6-6 रामसर साइट हैं। जी हाँ, रामसर साइट आर्द्र भूमि, वेटलैंड जिसे हम बोलते हैं। हमने आपको उस वीडियो में जिसकी बात हम कर रहे थे 1971 में ईरान के शहर रामसर में जो मीटिंग हुई थी, जिसके द्वारा सारे विश्व ने यह तय किया कि अब हम लोग आर्द्र भूमि की रक्षा करेंगे, क्योंकि आर्द्र भूमि फ्लोरा और फोना अर्थात पशु पक्षी और वेजिटेशन के मामले में, अर्थात पेड़ पौधों के मामले में बहुत रिच होती हैं। और इसलिए इन जैसे स्थलों को संरक्षित करके रखना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण का बैलेंस बना रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भाई कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा जो है वो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा जो है वो है भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में आता है। कहाँ आता है? मुंगेर में आता है। ठीक, उसके बाद गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो गया में आता है। और उसके बाद है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर जिले में आता है। कहाँ आता है? भागलपुर जिले में आता है। ठीक, जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी से इन्हें याद भी कीजिए। और फिर देखिए कि जो राज्यों की यात्रा पर हम लोग निकले हुए हैं, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने असम पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, और इसी में अब हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार। फिर है बाघ अभ्यारण्य।
तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य अपने शाही बंगाल बाघों, गैंडों और गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली विविध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बताइए वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार में है। उसके बाद बिहार में कई मनोरम जल प्रपात भी हैं। जी हाँ, वाटरफॉल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिणी जिलों में नवादा, रोहतास और कैमूर में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो झरना वाटरफॉल है वो है ककोलत। ठीक, और ये नवादा में स्थित है। आप देख सकते हैं 150 से 160 फीट ऊंचाई से यहाँ पर जल गिर रहा है। ये नवादा में है और इसका नाम है ककोलत। जी हाँ, ककोलत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा झरना, वो है तुतला भवानी झरना, जो रोहतास में है, आपको दिख रहा है रोहतास में। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है कशिश झरना, ये भी रोहतास में है, आपको इस साइड ये दिख जाएगा। और उसके बाद है तेलहर कुंड, जो कैमूर में आता है। किस में आता है? कैमूर में आता है। और आपको इन सब को याद रखना है, इन सब के नोट्स बनाने हैं। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे या फिर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे जल्दी से, तो फिर आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत पड़ेगी। तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए उसके बाद है बांध। तो बिहार के प्रमुख बांध, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो ज्यादा पूछा भी जाता है, वो है गयाजी बांध। जी हाँ, भारत का सबसे लंबा रबर बांध है। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे, लगभग 441 मीटर का ये बांध है। आप देख सकते हैं ये रबड़ का बांध है, जिससे पानी को रोका जाता है। तो गयाजी का जो बांध है, ये भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध है और फल्गु नदी पर है। जी हाँ, बोध गया मंदिर या गया पूरा फल्गु नदी पर ही बसा हुआ है। इसे आप ध्यान रखेंगे, फल्गु नदी पर। उसके बाद है रोहतास में करमचट बांध, जिसे अपन जानते हैं। उसके बाद बांका में चंदन बांध। जी हाँ, बांका में चंदन बांध। उसके बाद फिर दुर्गावती बांध है। ठीक, और सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज रोहतास में जो है, ये विश्व के 4 सबसे लंबे बैराजों में से एक है। तो सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज रोहतास विश्व के 4 सबसे लंबे बैराजों में से एक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है बिहार की नदियां। तो भाई बिहार तो नदियों की ही भूमि है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां यहाँ पर हैं और माँ गंगा तो है ही। तो बिहार में कई नदियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी है। बाकी अन्य नदियां तो कोसी, बिहार का शोक, हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी को शापित नदी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की नदी चंबल, उसे भी शापित नदी कहा जाता है। और बिहार की नदी कर्मनाशा, इसे भी शापित नदी कहा जाता है। बागमती और महानंदा, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं। गंगा की सहायक नदियां भी हैं और इसी वजह से बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ का पानी दोनों ही कृषि के लिए काफी उपयुक्त हैं। ठीक, चलिए उसके बाद बिहार के महत्वपूर्ण जीआई टैग। जी हाँ, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे अपन बोलते हैं, भौगोलिक उपचिह्न। तो उसके लिए मिथिला मखाना हर साल आते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिथिला मखाना यहाँ का जीआई टैग है। उसके बाद शाही लीची। जी हाँ, शाही लीची यहाँ के एक और जीआई टैग है। उसके बाद है भागलपुरी का जर्दालू आम। जी हाँ, जर्दालू आम आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, जर्दालू आम। उसके बाद फिर कतरनी चावल। जी हाँ, कतरनी चावल, ये भी यहाँ का जीआई टैग है, कतरनी चावल। उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे मरचा चावल। जी हाँ, मरचा चावल जो है वो यहाँ का एक जीआई टैग है, मरचा चावल। उसके बाद है मगही पान, जो पान के पत्ते हैं मगही, वो भी एक जीआई टैग है। उसके बाद है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भागलपुर सिल्क। जी हाँ, भागलपुर सिल्क, जो सिल्क है भागलपुर की। उसके बाद है गया की पत्थर कला। जी हाँ, गया जिले में जो पत्थर कला है, आप देख सकते हैं, प्रभु श्री राम की मूर्ति आपको इसमें दिख रही है। और फिर सिलाओ खाजा, जो कि मीठा एक पकवान है, हमने आपको बताया था, खाजा और मखाना खीर।
तो बस वही सिलाव खाजा यहाँ का एक जीआई टैग है। इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। यही सारे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इसी वजह से हमने एक राज्य की सीरीज चलाई कि हर राज्य के बारे में आप अलग अलग पढ़ेंगे। इससे बढ़िया आप नोट्स बनाइए अपने रजिस्टर में हर राज्य के बारे में। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप इन्हें पढ़िए और आप देखिएगा कि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, उसके बाद है फैक्ट्स, जो अभी करंट फैक्ट्स हैं उन्हें बताना भी बहुत जरूरी है। तो बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने मोबाइल वोटिंग प्रणाली लागू की है। जी हां, मोबाइल वोटिंग प्रणाली लागू की है। उसके बाद बिहार के पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी भारत की पहली ई वोटर बनी है। जी हां, ई वोटर बनी है। आप ध्यान रखेंगे प्रभा कुमारी, यही तो वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और हमें लगता है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया एकदम से, लेकिन जो आपको सिलेक्शन नाम बताएगा वो बहुत बहुत सारे उन रिसर्च को लेके बताएगा जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार की राजधानी पटना में है। यह करीब 20 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। सोचिए, वाईफाई 20 किलोमीटर के एरिया में, इसकी मदद से पटना एनआईटी से दानापुर तक लोगों को फ्री इंटरनेट मिल जाता है। देखा कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद बताइए कि जो बातें हमने आपको बताई हैं इनमें से कितनी बातें आपको पता थी। ठीक, उसके बाद फिर है जन्म स्थान। तो बर्थ प्लेस ऑफ आइकॉनिक पीपल, प्रतिष्ठित हस्तियों का जन्म स्थान जिसे अपन बोलेंगे उसके लिए। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि देश के पहले राष्ट्रपति, जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हां, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनका जन्म बिहार में हुआ था। काफी ज्यादा सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, इसलिए राष्ट्रपति बनाए गए थे। उसके बाद है शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट। जी हां, शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट भी क्या यहीं बिहार में ही उनका जन्म हुआ था। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार जी। जी हां, सुपर 30 और आनंद कुमार को कौन नहीं जानता। जी हां, टीचरों के लिए एक आदर्श। जी हां, इंसान होने के नाते एक आदर्श, जिन्हें सिलेक्शन नाम बिल्कुल सल्यूट करता है कि सर आपने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। तो वही आनंद कुमार जी की जो कर्म भूमि है, जो आनंद कुमार जी सुपर 30 कोचिंग चला रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल बिहार में ही है। उसके बाद फिर बॉलीवुड की शान पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, कालीन भैया। जी हाँ, कालीन भैया जिन्हें आप जानते हैं कालीन भैया के नाम से। ठीक है, तो मिर्जापुर अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो आप बिल्कुल इन्हें जानते होंगे। बाकी तो हर दूसरी तीसरी फिल्म में किसी ना किसी रोल में है। स्त्री स्त्री मूवी में आपने इन्हें देखा होगा। तो बॉलीवुड की शान पंकज त्रिपाठी भी बिहार से ही है। वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, जी हाँ, छिछोरे मूवी जो आप देखेंगे या फिर आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे। काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मतलब केस हुआ था जब इन्होंने खुदकुशी कर ली थी। तो आप जानते होंगे, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति MS धोनी, अगर आपने मूवी देखी है तो आप बिल्कुल जानते होंगे कौन है ये। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से ही संबंधित थे। कहां से? बिहार से ही संबंधित हैं। बाकी मनोज वाजपेयी जी आप जानते ही हैं, वो भी बिहार से ही संबंधित हैं। उसके बाद फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ, शहनाई के राजा, विश्व के सबसे अच्छे शहनाई वादक, जो बनारस जिनकी कर्म भूमि रहा और जिनने भारत रत्न जीता, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में हुआ था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, महान हिंदी कवि। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भी कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। उसके बाद HC वर्मा, भौतिकी की अवधारणाओं के लेखक HC वर्मा। ठीक है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे HC वर्मा। उसके बाद चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य की नीति जो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार व प्रधानमंत्री। ठीक, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट के सबसे कूल कप्तान। जी हाँ, जी हाँ, धोनी, कैप्टन कूल धोनी, जिन्हें थाला आजकल बोला जा रहा है, वो भी बिहार से ही संबंधित हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो रांची से है। तो भाई जब इनका जन्म हुआ था तब जो रांची है वो बिहार में ही आता था। उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद है प्रियंका चोपड़ा, मिस वर्ल्ड 2000 में जो बनी थी, वो भी बिहार से ही संबंधित हैं। RK सिन्हा। ठीक है, RK सिन्हा जो SIS सिक्योरिटीज के स्थापक हैं, उनका जन्म भी यहीं हुआ था। उसके बाद फिर महान दार्शनिक और प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के लेखक वात्सायन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे
जो वसायन है वो भी कहाँ पर, बिहार से ही संबंधित थे, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसलिए यह साहित्य और विज्ञान का एक उत्तम संगम है। इसलिए हमने आपसे बोला था कि भाई ध्यान रखेंगे, ये भारतीय संस्कृति की कलियों की भूमि है, यहाँ पर संस्कृति और ज्ञान का भंडार है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, बिहार प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की भूमि भी है, जैसे जयप्रकाश नारायण आप दे सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री भारत में, जितने अच्छे मुख्यमंत्री बने उनमें सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में जिनकी नाम लिया जाता है कर्पूरी ठाकुर है, और ये वही हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत ने भारत रत्न दिया गया। ठीक, कर्पूरी ठाकुर। लालू प्रसाद यादव के जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उन्हें आपने समझा होगा, उन्हें कई बार आप मीम्स देखते रहते होंगे। और फिर है नीतीश कुमार जी, जो आजकल हाईलाइटेड हैं। ये सब बिहार की राजनीति के बड़े स्तंभ माने जाते हैं, बड़ा इन लोगों का कद है। ठीक, तो यहाँ पर हम ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद है सिखों के 10वें गुरु। जी हाँ, सिखों के 10वें गुरु जिनने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म भी पटना में ही हुआ था। पटना साहिब इसलिए पटना को कहा भी जाता है। ठीक, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज। जी हाँ, पहला कांच का पुल, पूर्वोत्तर भारत का पहला कांच का पुल कहां पर है? जी हाँ, ये बिहार के राजगीर नेचर सफारी में स्थित है। बिहार के राजगीर की नेचर सफारी में स्थित है। ठीक, तो यहां पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, बिहार ने भारत को कई आईएएस अधिकारी दिए हैं। आईएएस अधिकारियों की अधिक संख्या देने वाले राज्यों में इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, कौन सा? दूसरा। तो फिर वो बात आ गई कि भाई पहला कौन सा है? तो भाई पहला है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, सरकारी नौकरी का वहां पर कल्चर है, और इसलिए यूपीएससी फैक्ट्री अगर किसी राज्य को कहा जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल नोट कीजिए, यूपीएससी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है, बिहार का वैशाली जिला विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र बना था, मतलब जनता यहाँ पर शासन कर रही थी। ठीक, वैशाली भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है। तो बोला था हमने आपको कि भाई महावीर के कर्म की ये भूमि है। ठीक, उसके बाद बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। भाई ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि किस राज्य में? बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ठीक, बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जो भारतीय रेलवे और एल्स्टॉम का एक संयुक्त उद्गम है। ठीक, विश्व के सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी वेग 12B इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करती है। तो जो इंजन है रेलगाड़ी के, वो इंजन है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो मधेपुरा, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री किस राज्य में? तो भाई किस में है? ये है किस में? ये है हमारे बिहार में। उसके बाद है, बिहार में स्थित ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, भारत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक नेशनल हाईवे है। जी हाँ, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ। जी हाँ, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे वैसे, क्योंकि मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी इसका निर्माण किया गया था। ठीक, इसे बाद में NH2 कर दिया गया, इसका पुराना नाम। ठीक, अभी वर्तमान में से उत्तरापट सड़क आजम या बादशाही सड़क के नाम से पहले जाना जाता था, यह अभी भी जाना जाता है उत्तरापट के नाम से। ठीक, देखिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको लाकर दी। ठीक, अब ध्यान रखें कि भाई ये सिर्फ बिहार है, हम लोग भारत के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, जिससे ऐसे लोग जो जो इस स्थिति में नहीं है कि कहीं पर कोचिंग ले पाए, पढ़ पाए, पैसे दे पाए, उनके लिए इस चैनल बिल्कुल वरदान है। इसमें आपकी एसएससी की या और भी जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस, इंग्लिश, मैथ्स पूछा जा रहा है, उन सब की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो बस ध्यान रखिए, बने रहिए सिलेक्शन धाम के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए,
अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, कभी भी आपकी तरक्की रुकनी नहीं चाहिए। और अगर तरक्की रुक रही है तो समझिए कहीं ना कहीं आपने आलस दे दिया है, कहीं ना कहीं आपने मक्कारी दे दी है। तो बस ध्यान रखिए, विजेता वही जो चुनौतियों का सामना करे, विजेता वही जो अब दूसरों को निराशा लगे उसे आशा की किरण दिखे, और विजेता वही जो मन चाहे समय पर अपनी मनचाही नौकरी ले ले। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।